साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी साहित्य की तैयारी को धीरे धीरे टॉपिक वाइज प्रश्नों की श्रेणी को करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। तो टॉपिक वाइज जो हमारी प्रश्नों की श्रृंखला चली हुई है उसमें आज की क्लास में हम करने वाले हैं रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न। आदिकाल के प्रश्न हम कर चुके हैं, साथ ही भक्ति काल के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने किया है। साथ ही आज की क्लास में हम रीतिकाल के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं प्रश्नों में से जो है परीक्षाओं में प्रश्न आपको देखने को भी मिलेंगे। तो लगभग 50 प्रश्नों की आज की क्लास में हम करने की कोशिश कर लेते हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, रीतिकाल की सही समय सीमा बताइए। तो रीतिकाल की सही समय सीमा क्या रही? आप सभी को पता है 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक रीतिकाल की सही समय सीमा मानी जाती है। आदिकाल की हमने पढ़ा था 1050 विक्रमी संवत से लेकर 1375 विक्रमी संवत। फिर भक्ति काल की हमने पढ़ा था 1375 विक्रमी संवत से लेकर के 1700 विक्रमी संवत। अब रीतिकाल की जो है 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत जो है रीतिकाल की समय सीमा मानी जाती है। इसी प्रकार से जो है बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। अलग अलग विद्वानों ने रीतिकाल को जो है अलग अलग नाम दिए हैं। जिस प्रकार से आदिकाल के नामकरण में भी विद्वानों के अनुसार भिन्नता दिखाई दी गई थी और उसी प्रकार से रीतिकाल के नाम को भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। जैसे कि रमाशंकर शुक्ल रसाल की बात करें तो इन्होंने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया है और मिश्र बंधुओं ने अलंकृत कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने तो रीतिकाल ही कहा है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3, उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल नाम किसने दिया है? अभी हमने पढ़ा है उत्तर मध्यकाल का मतलब यहाँ पर है रीतिकाल, क्योंकि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है हमारा उसको हम 3 भागों में बांटते हैं सामान्य तौर पर, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। उसके अंतर्गत जो हमारा मध्यकाल है, मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को नाम दिया है हमने भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल कहा जाता है रीतिकाल को। इस प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा सकता है, तो हमें हर एक तथ्यों को बिल्कुल समझ के बेस पर करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो उत्तर मध्यकाल का नामकरण जो है अलंकृत काल कहने वाले विद्वान रहे मिश्र बंधु। अभी हमने पढ़ा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने जो है श्रृंगार काल नाम दिया, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत नाम दिया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा? यानी उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहने वाले विद्वान रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है। उन्होंने रीतिकाल को रीतिकाल नाम भी दिया है, साथ ही उन्होंने उत्तर मध्यकाल भी स्वीकार किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या नंबर 5, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो हिंदी साहित्य के रीतिकाल को यानी कि उत्तर मध्यकाल का मतलब है रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले विद्वान रहे हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल जी जो हैं, इन्होंने रीतिकाल को जो है यानी कि उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम दिया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, इनमें से रति का क्या अर्थ है काव्य शास्त्र में लिया जाता है? रति का जो अर्थ है काव्य शास्त्र में क्या अर्थ लिया जाता है? रति का नहीं, रीति का। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। कई बार शब्द जो है देखने में थोड़ी हो जाती है। तो रीति का अर्थ पूछा हुआ है, तो रीति का अर्थ क्या दिया गया है काव्य शास्त्र में? तो काव्य शास्त्र में रीति का अर्थ इनमें से क्या दिया गया है? तो विशिष्ट पद रचना रीति को कहा है, विशिष्ट पद रचना को कहा है रीति। क्या अर्थ बताया है रीति का? विशिष्ट पद रचना। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? रीतिकाल की प्रमुख
भाषा ब्रज भाषा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरे के पूरी रीतिकाल में हमें ब्रज भाषा देखने को मिलती है। दूसरा है रीतिकाल में मुक्तक काव्य की प्रधानता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि रीतिकाल में जो है रीतिकाल के अंतर्गत जो है मुक्तक काव्य भी हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि बिहारी सतसई के अंतर्गत जो रचना लिखी गई उसमें छोटे छोटे मुक्तक काव्यों की भी रचना की गई। बढ़ते हैं आगे। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रधानता है, तो रीतिकाल के अंतर्गत जो है रीतिबद्ध काव्य धारा में लक्षण ग्रंथों की बहुत अधिक प्रधानता हमें देखने को मिली है। उसके बाद डी ऑप्शन में हम देखते हैं रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन किया गया है। रीतिकाल के अंतर्गत प्रकृति का आलंबन के बजाय उद्दीपन रूप में जो है जो वर्णन किया गया है। जो प्रकृति का जो है इन्होंने उद्दीपन रूप में वर्णन किया है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, वर्णन तो हुआ है लेकिन बहुत ही नाम मात्र हुआ है, बहुत ही कम हुआ है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चिंतामणि रीति मुक्त धारा के कवि है, बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि है, और रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। तो रीतिबद्ध धारा के कवियों में लक्षण ग्रंथों की रचना है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की प्रधानता है। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों में जो है लक्षण ग्रंथों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है, तो लक्षण ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। उसके बाद बात करें रीतिबद्ध काव्य धारा में कवियों को आचार्य कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों को आचार्य कहा जाता है। उसके बाद बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बिहारी जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। उसके बाद चिंतामणि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि यहाँ पर हमारा असत्य पूछा हुआ है। असत्य में जो है ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्योंकि चिंतामणि जो है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है, बल्कि रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि भी माना है, और किसी विद्वानों ने केशवदास जी को माना है। इस प्रकार से प्रश्नों के में आगे हमें देखने को मिलेंगे किस विद्वान ने किस को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि कहा है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 9। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? यानी कि रामकुमार वर्मा के अनुसार बताइए रीतिकाल का जो उपयुक्त नाम क्या माना गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कलाकाल। कलाकाल हमने जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी के संबंध में भी पढ़ा था कि रीतिकाल का नाम इन्होंने कलाकाल दिया है, और रामकुमार वर्मा ने भी रीतिकाल को कलाकाल कहकर पुकारा है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10। शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के अंतिम कवि कौन माने जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गवाल कवि को रीतिकाल का अंतिम कवि कहा है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 11। ब्रज भाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझने का प्रयास निम्नलिखित में से किस रीति ग्रंथ में किया गया है? ब्रज भाषा जो गद्य के माध्यम से, यानी कि गद्य के माध्यम से जो विषय को समझने का प्रयास रीति ग्रंथ में किया गया है, इनमें से किस रीति ग्रंथ में किया गया है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंग्यार्थ कौमुदी के अंतर्गत, क्योंकि व्यंग्यार्थ कौमुदी जो है मतीराम जी की प्रमुख रचना रही है। इसमें ब्रज भाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझने का प्रयास किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो इनमें से रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वामन जी, जो कि 8वीं शताब्दी के प्रमुख कवि रहे हैं, संस्कृत आचार्य रहे हैं, काव्य शास्त्र में हमें पढ़ने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 13। रसास्वाद को जो है सर्वप्रथम ब्रहानंद सहोदर किसने माना?
ब्रह्मानंद सहोदर मानने वाले रसास्वाद को जो मानने वाले सर्वप्रथम विद्वान रहे वे कौन रहे, ये पूछा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा भट्टनायक। भट्टनायक ने रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर माना है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 14, भंगी भणिति को किस आचार्य ने विषय महत्व दिया है। तो भंगी भणिति को जो विषय का महत्व देने वाले आचार्य रहे हैं वे रहे हैं आचार्य कुंतक जी। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 15, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। निम्नलिखित में से ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक जो है आचार्य आनंदवर्धन जी माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 16, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। ये प्रश्न आप लोगों को लगेगा काव्य शास्त्र के पूछे हुए हैं, लेकिन ये रीतिकाल के अंतर्गत भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत कवियों ने जो रचनाएं की है उन्होंने संस्कृत के आचार्यों के ग्रंथों के को आधार मान करके जो है अपने काव्यों में उन रस, अलंकार, छंद आदि का जो है निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथों के आधार पर अपनी रचनाएं लिखी है। इसलिए जो है किसी ने जो है रीति का प्रयोग किया है, किसी ने अलंकारों का प्रयोग किया है, किसी ने रसों का प्रयोग किया है, तो ये सभी जो है रीतिकाल के कवियों ने काव्य शास्त्र के अंतर्गत संस्कृत आचार्यों से लिए हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। आप सभी को पता है कुंतक जी है जो है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। रसिकानंद के रचयिता कौन है। तो रसिकानंद के रचयिता जो रहे हैं वे रहे हैं ग्वाल कवि, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम कवि घोषित किया है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं भाई। आलम केली के रचयिता कौन है। तो आलम केली जो रचना है वो रही है आलम कवि की। उसके बाद घनानंद बोदा, आलम ठाकुर, जो तीनों के ये चारों कवि ये रीति मुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 19, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कवि ग्वाल की कौन सी रचना प्रबंधात्मक काव्य नहीं है। तो इनमें से जो है कवि ग्वाल जी की प्रबंधात्मक काव्य कवि हृदय विनोद नहीं है, और अन्य ये तीनों जो है इनकी प्रबंधात्मक काव्य रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, गोपी पच्चीसी और विजय विनोद और हमीरठ भी। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 20, अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले विद्वान कौन रहे। तो अलंकार को काव्य का प्राण माना है केशवदास जी ने। तो केशवदास जी एक अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं, और चिंतामणि जो है रसवादी आचार्य माने जाते हैं। तो अलंकारों को काव्य का प्राण मानने वाले विद्वानों में केशवदास जी शामिल है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 21, बादशाह जहांगीर की परिस्थिति में किसने लिखा है। तो बादशाह जहांगीर की परिस्थिति में जो लिखने वाले विद्वान रहे हैं वे रहे हैं इनमें से केशवदास जी। पढ़ते हैं आगे, जिन्होंने रचना लिखी है जहांगीर जस चंद्रिका। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22, चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक मानना है। तो चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक कवि किस विद्वान ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, और अन्य विद्वानों ने जो केशवदास जी को माना है। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 23, वर्णो रीति स्वभाव जो वृत्ति से मित कथन किसका है। तो यह कथन जो है चिंतामणि जी का ही है। कई बार परीक्षाओं में पंक्तियों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा, देव कवि ने रीति को कहा है। तो देव कवि ने रीति को क्या कहा है। तो देव कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 25, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम जो नाटक है वो माना है, किस रीतिकाल कवि द्वारा रचित माना है, वो माना है विश्वनाथ सिंह जी द्वारा।
बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 26। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ग्वाल की किस रचना में उनके द्वारा रचित सभी भक्ति, श्रृंगार, नीति और शांत रस संबंधी छोटी बड़ी रचनाओं का संकलन हमें देखने को मिलता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भक्ति भावना के अंतर्गत भक्ति, श्रृंगार, रीति और शांत रस की जो है छोटी छोटी जो धाराएं हमें देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 27। इनमें से कौन सी रचना रसिक गोविंद की नहीं है? तो रसिक गोविंद रीतिकाल के कवि हुए हैं, तो इनकी रसिक गोविंद की रचना कौन सी नहीं है? तो ये रचना है काव्य रसायन। काव्य रसायन जो रचना है वो देव कवि की है। रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं देव कवि की जो रचना है वो है काव्य रसायन। और अन्य जो तीनों रचनाएं जो है रसिक गोविंदानंद घन और कलियुग रासो और युगल रस माधुरी, ये तीनों की तीनों रचनाएं रसिक गोविंद जी की है। काव्य रसायन देव कवि की है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 28। रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार उक्ति किसकी है? तो रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार ये उक्ति इनमें से किस कवि की है? ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा चिंतामणि जी की ये पंक्ति रही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 29। अपनी अपनी रीति के काव्य को कवि रीति पंक्ति में रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है? तो अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति इस पंक्ति के अंतर्गत जो रीति शब्द की अभिव्यक्ति हुई है वो किस अर्थ में की गई है, ये आपको बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काव्य रचना पद्धति। काव्य रचना पद्धति को बताया है इसमें रीति शब्द को के अर्थ को, और जो काव्य का स्वभाव कहने वाले रीति को काव्य का स्वभाव कहने वाले विद्वान हुए हैं चिंतामणि। रीति को काव्य का द्वार कहने वाले विद्वान हुए हैं कवि देव। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 30। हिंदी में प्रथम सर्वांग निरूपण आचार्य कौन रहे हैं? तो प्रथम सर्वांग निरूपण आचार्य निम्नलिखित में से केशवदास जी रहे हैं, क्योंकि केशवदास जी को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने जो अपने काव्य में रचनाएं की है काव्य शास्त्र के सभी अंगों को लेकर के उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है, यानी कि उन्होंने जो है अलंकार संबंधी भी ग्रंथ लिखे हैं और उन्होंने जो है काव्य में रस संबंधी भी ग्रंथ लिखे हैं। श्रृंगारिकता से भी संबंधित जो रचनाएं की है। उन्होंने आध्यात्मिकता को भी आधार बनाया है अपने काव्य ग्रंथों में, जैसे कि उनकी विज्ञान गीता जो एक आध्यात्मिक परक रचना रही है। उन्होंने मुक्तक काव्य भी लिखे हैं। तो लगभग मैं कहने का मतलब यहाँ है कि उन्होंने सर्वांग निरूपक जो अपनी रचनाओं में काव्य लिखे हैं और उन्होंने सर्वांग निरूपण का प्रयोग करते हुए रचनाएं की है। तो ये हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 31। रीतिकाल कवियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो रीतिकाल कवियों को निम्नलिखित में से लगभग 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा। इस प्रकार से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है रीतिकालीन कवियों की जो रचनाओं को, और यानी कि कवियों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 32। रीतिकालीन काव्य धारा नहीं है, इनमें से कौन सी रीतिकालीन काव्य धारा नहीं है? अभी हमने पढ़ा है रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा, लेकिन रीति मुक्त काव्य धारा नाम की कोई काव्य धारा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 33। रीति काव्य का मुख्य विषय क्या है? तो रीति काव्य का मुख्य विषय रहा है श्रृंगार। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। रीति काव्य का मूल स्रोत क्या माना जाता है? तो रीति काव्य का मूल स्रोत निम्नलिखित में से भक्ति
भक्तिकालीन संत साहित्य, भक्तिकालीन कृष्ण साहित्य या भक्तिकालीन राम साहित्य या संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माने गए हैं। तो मूल आधार या मूल स्रोत क्या माना गया है, कहाँ से उन्होंने अपनी रचनाओं को आधार बनाकर लिखा है, किन रचनाओं को आधार बनाकर लिखा है रीतिकाल के कवियों ने, तो वो लिखा है संस्कृत काव्य। संस्कृत के अंतर्गत जो रचनाएं लिखी गई संस्कृत आचार्यों ने, उन्हीं रचनाओं को जो है उनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ को आधार बना करके अपनी रचनाएं इन्होंने की है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 35। जान मिले तो जहान मिले, ना ही जान मिले तो जहान कहाँ की। ये पंक्ति किस कवि की है, तो ये पंक्ति जो है बोधा कवि की है। कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि भाई ये पंक्ति किसकी है, तो बोधा की है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। रीति कवि देव का पूरा नाम क्या है। रीतिकालीन जो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि देव रहे हैं उनका पूरा नाम है देवदत्त। देवदत्त जी इनका पूरा नाम रहा है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 37। इनमें से महाभारत और हरिवंश के हिंदी पद में अनुवाद किस कवि ने किया है, तो इनमें से जो महाभारत और हरिवंश के जो पद में हिंदी अनुवाद करने वाले जो विद्वान रहे हैं वे रहे हैं हरिनारायण। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। देव द्वारा रचित देव शतक ग्रंथ का विषय है, तो देव द्वारा रचित देव शतक ग्रंथ का विषय क्या रहा है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा अध्यात्म। अध्यात्म जो है देव शतक का विषय बनकर प्रस्तुत किया गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 39। सुजान रचित के रचनाकार कौन है, तो सुजान रचित नामक जो रचना है वो किस कवि की है, ये आप सभी को पता है। सुजान जो है घनानंद की प्रेमिका का नाम रहा है, लेकिन जो ये रचना है सुजान चरित्र, ये रचना घनानंद की न होकर के ये सूदन कवि की है। सुजान चरित्र जो है सूदन कवि की रचना है। एक रचना है सुजान सागर नाम से जो है वो रचना घनानंद जी की है, और एक रचना है सुबान नामक जो नायिका है वो बोधा कवि की रही है। ये कई बार आप परीक्षा में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, एक सेकंड भाई, तो देख लेते। एक बार एक प्रश्न और बनता है, कई बार पूछा जाता है। एक रचना है सुजान हित। सुजान हित नामक जो रचना है वो भी घनानंद जी की है। कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। सुजान नाम से कई रचनाएं लिखी गई, जैसे कि सुजान हित घनानंद कवि की, सुजान सागर जो रचना है वो भी घनानंद कवि जी की है। एक रचना और है सुजान विनोद। सुजान विनोद ये सुजान विनोद नामक जो रचना है वो देव कवि की है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे। और सुजान चरित्र जो रचना है वो आप लोगों ने पता ही है, वो सुजान चरित्र जो है सूदन कवि हुए हैं एक, उनकी है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 40 देख लेते हैं। देव द्वारा रचित देव माया प्रपंच किस नाटक का पदबद्ध अनुवाद माना जाता है, तो देव द्वारा रचित देव माया प्रपंच जो है किस नाटक का पदबद्ध अनुवाद माना गया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रबोध चंद्रोदय। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, और प्रबोध चंद्रोदय ये किस कवि की रचना है, ये एक संस्कृत के कवि हुए हैं कृष्ण दास मिश्र जी नाम रहा है शायद उनका, नहीं कृष्ण मिश्र, एक सेकंड, ये थोड़ा माइंड से स्किप हो गया। ये किस कवि की रचना है, तो कृष्ण मिश्र कवि नामक एक संस्कृत के विद्वान हुए हैं, संस्कृत के कवि हुए हैं। उनकी जो रचना है प्रबोध चंद्रोदय, उन्हीं को आधार मान करके जो है रीतिकाल के अंतर्गत देव कवि ने देव माया प्रपंच नाटक की पदबद्ध अनुवाद किया है। ये आपको समझ लेना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 41। रीति काव्य को गुंडेपन और सहोदेपन की हरकत किसने माना है,
रीति काव्य को गुंडेपन और सहोदेपन की हरकत मानने वाले विद्वान हुए हैं, वे हुए हैं मार्कंडेय वाजपेयी। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न हमारा, रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने व व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किस आलोचक ने लगाया है? तो ये आरोप निम्नलिखित में से इनमें से किस आलोचक ने लगाया है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि रीतिकालीन कवियों की जो भाषा में जो मिश्रण रहा है और व्याकरण के नियमों में भी इन्होंने अवहेलना की है। ये आरोप जो है शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों पर लगाया है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 43 रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी रही है? आचार्यदाताओं की अतिशय प्रशंसा, बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी के सभी रीतिकालीन कवि, एक सेकंड भाई, सभी के सभी रीतिकालीन कवियों ने जो है किसी न किसी राजाओं के आश्रय में रह करके रचना की है, उनकी अतिशय प्रशंसा भी की है। ये बिल्कुल सही कहा है। नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, तो ये बिल्कुल सही है भाई, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन भी इसमें किया गया है। तो पूरी तरह ये आचार्यदाताओं की अतिशय प्रशंसा तो हुई है, लेकिन अगर सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति की बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। ए को न मान करके हम बी को की तरफ बढ़ेंगे। राधा कृष्ण के स्मरण के बहाने अपनी प्रेम की पीड़ा की अभिव्यक्ति भी हुई है। ये नहीं है कि इसमें ये कहा गया कि कौन से जो प्रवृत्ति सही है, सही नहीं पूछी, यहाँ पर सर्वाधिक व्यापक पूछी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये प्रवृत्तियाँ भी हमें अलंकार ग्रंथों की रचना भी की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति की बात करें तो नायिका भेद और श्रृंगार रस का अधिक विवेचन हुआ है। जहाँ पर जो है नायक नायिका की बात आ जाए वहाँ पर श्रृंगार रस का विवेचन होना तो एक जो है बिल्कुल सिंपल सी बात है। उसके बाद देख लेते हैं इसका आंसर हमारा, हम भी लगाएंगे क्योंकि इसमें सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति पूछी हुई है रीतिकाल की, वो रही है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 44 रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। कौन कवि है रीतिबद्ध काव्य धारा के निम्नलिखित में से? तो चिंतामणि जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, और प्रमुख कवि भी रहे हैं चिंतामणि जी रीतिबद्ध काव्य धारा के। लेकिन बिहारी जो है रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। रीतिसिद्ध काव्य के प्रतिनिधि कवि भी माने गए हैं बिहारी प्रतिनिधि। अगर ये पूछ लिया जाए रीतिसिद्ध कवियों में के प्रतिनिधि कवि कौन रहे हैं तो बिहारी, और सेनापति भी रीतिसिद्ध कवियों में शामिल है। घनानंद जो है रीति मुक्त कवियों में आ जाएंगे। घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कौन कवि किस श्रेणी में शामिल है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 45 रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि निम्न में से रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? तो अभी हमने पढ़ा है बिहारी जी को। बिहारी रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। देव, मतीराम और चिंतामणि तीनों के तीनों जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, घनानंद किस काव्य धारा के कवि रहे हैं? तो घनानंद जो है इनमें से किस काव्य धारा के कवि है? तो अभी हमने पढ़ा था घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर रीति मुक्त काव्य धारा के कवि रहे हैं। घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, ये जो है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि रहे हैं। 4 प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। एक कवि और हुए हैं द्विजदेव, वे इतने अधिक प्रसिद्ध नहीं हुए रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 47 इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है? वीर रसात्मक ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जगद विनोद। जगद विनोद जो कि पद्माकर जी का ग्रंथ है, श्रृंगार परक रचना रही है, ये वीरात्मक नहीं है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा देव की कौन सी रचना कृष्ण चरित्र का वर्णन करती है? तो कृष्ण
के चरित्र का जो वर्णन किया गया है देव की किस रचना में, ये पूछा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा देव चरित्र में कृष्ण चरित्र का वर्णन है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित रचनाओं में सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना मानी जाती है गाथा सप्तशती। बढ़ते हैं आगे, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है भाई। आज का हमारा अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ कौन सा रहा है? रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ जो है इनमें से कौन सा माना जाता है, ये आपको बताना है। तो कवि कल्पतरु जो है रीति निरूपक प्रवृत्ति का परिचयात्मक ग्रंथ माना जाता है। जो किस कवि का है? कवि कल्पतरु चिंतामणि जी का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। और इस प्रकार से हमने 50 प्रश्नों को, रीतिकाल के इम्पोर्टेंट 50 प्रश्नों को कर लिया है। और जो आगे के प्रश्न है भाग 2 के अंतर्गत हम जो है करने की कोशिश करेंगे। और अधिक प्रश्नों को जो है रीतिकाल के और अन्य जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको भी हम रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 2 में हम करेंगे। ये था भाग 1। तो इसी प्रकार हम हर रोज़ मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट तथ्यों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत जो है होते रहेंगे परीक्षा तक। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो हम इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मैम। स्पेशल जो है क्लास आप इस परीक्षा के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम देख करके क्लास को आप लगा सकते हो। तो मैं उसी के अनुसार जो है क्लास को लाने की कोशिश करती रहूँगी। और इसी प्रकार से संपूर्ण हिंदी की जो हम तैयारी करेंगे उन्हीं तथ्यों को हम करने की कोशिश करेंगे पहले भाई, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को, उन्हीं जो है तथ्यों को हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जो है लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलेगा और मुझे लगेगा कि हाँ मेरे द्वारा की जा रही मेहनत जो है बच्चों को पसंद आ रही है और मुझे और अधिक मेहनत के साथ जो है प्रश्नों को लेकर के आपके सामने आना है। तो इसी प्रकार से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।